स्वागत है। आज हम बात करने वाले एक बहुत ही अमेजिंग बुक के बारे में जिसका नाम है लिमिटलेस, जिसे जिम कुक ने लिखा है। एंड दिस बुक वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय शॉर्ट फॉर्म। जिम कुक मेमोरी इंप्रूवमेंट के एक बहुत ही रिकॉग्नाइज्ड वर्ल्ड एक्सपर्ट हैं। एक चाइल्डहुड ब्रेन इंजरी के बाद उन्हें काफी लर्निंग चैलेंजेस को फेस करना पड़ा। वो 25 सालों से भी ज्यादा वक्त से ब्रेन कोच हैं, जिसमें बहुत से हॉलीवुड एलीट, प्रोफेशनल एथलीट्स, पॉलिटिकल एंड बिजनेस लीडर्स आते हैं। उनके बहुत बड़े कॉर्पोरेट क्लाइंट्स भी हैं, जैसे कि गूगल, नाइकी, स्पेसएक्स, वर्जिन, वर्डप्रेस और बहुत से फेमस इंस्टीट्यूशन जैसे यूनाइटेड नेशंस, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और सिंगुलैरिटी यूनिवर्सिटी। अब आप समझ ही सकते हैं कि इस बुक से आपको कितना कुछ मिलने वाला है। ये आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग बुक हो सकती है, इसलिए 1 मिनट की वीडियो भी मिस ना करें। अगर आपकी आज की रियलिटी और डिजायर्ड रियलिटी में गैप है तो उसका एक रीजन है कि इन 3 एरियाज में से किसी एक में लिमिट है जिसे रिप्लेस करना जरूरी है। अ लिमिट इन योर माइंडसेट। आप अपनी कैपेबिलिटीज में या आप क्या डिजर्व करते हैं उसके लो बिलीफ्स अपने आप को बताते हैं। अ लिमिट इन योर मोटिवेशन। आपके अंदर एक्शन लेने की ड्राइव, पर्पस या एनर्जी नहीं है। अ लिमिट इन योर मेथड्स। आप ऐसे प्रोसेस पर काम कर रहे हैं जो डिजायर्ड रिजल्ट प्रोड्यूस करने के लिए इफेक्टिव नहीं है। तो अब इन तीनों टर्म्स को शॉर्ट में देखते हैं। माइंडसेट, द वर्ड, दुनिया कैसे काम करती है और हम क्या अचीव करने के कैपेबल हैं, उसके डीप बिलीफ्स और एटीट्यूड जो हम क्रिएट करते हैं। मोटिवेशन, द व्हाई, एक्शन लेने के लिए एक पर्पस जो हमारे पास होता है। मेथड, द हाउ, एक चीज को अकम्प्लिश करने के लिए एक स्पेसिफिक प्रोसेस। इस वीडियो को देखने के बाद और इन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करने के बाद आपके पास किसी भी एरिया में लिमिटलेस बनने की एबिलिटी होगी, भले ही वो एकेडमिक हो, हेल्थ हो, करियर हो या पर्सनल ग्रोथ। तो चलिए इन तीनों चीजों को डिटेल में समझते हैं। लिमिटलेस माइंडसेट, लिमिटलेस मोटिवेशन और लिमिटलेस मेथड। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को इमीडिएटली लाइक भी करते हैं। हमारे चैनल यूट्यूब के बेस्ट समरी चैनल में से एक है। हमारी वीडियोस कभी कभी थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि हम बुक और वीडियो के कंटेंट पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना जरूरी है। लिमिटलेस माइंडसेट। लिमिटलेस मॉडल का पहला पार्ट है माइंडसेट, जिसे मेंटल एटीट्यूड कहते हैं, जो कि इंसान की सिचुएशन के प्रति रिस्पॉन्स को प्रीडिटरमाइन करता है। हर एक बिहेवियर बिलीफ से इन्फ्लुएंस होता है। तो सीखना कैसे है ये देखने से पहले हमें इन बिलीफ्स को देखना होगा जो होल्ड करते हैं कि क्या पॉसिबल है। हम इन प्री इंस्टॉल्ड माइंडसेट के साथ पैदा नहीं होते। हम ये फिक्स और लिमिटेड लर्निंग के बेस हमारे आसपास के लोगों और कल्चर से सीखते हैं। एक यंग हाथी के बारे में सोचिए जिसे जमीन पर रस्सी से बांधा हुआ है। जब वो एक बच्चा था तब वो उतना स्ट्रांग नहीं था कि वो रस्सी से छूट सके, इसलिए उसने ट्राई करना ही बंद कर दिया। जैसे जैसे हाथी बड़ा हुआ तो उसमें पावर और स्ट्रेंथ आ गई, जिससे वो रस्सी से छूट सकता था। लेकिन उसने जो बचपन में सीखा उसकी वजह से वो एक रस्सी जैसी चीज के साथ बंधा रहा। हम में से काफी सारे लोग उस हाथी की तरह बिहेव करते हैं। What limiting beliefs do to us? हम इस दुनिया में बिना ये जाने आए हैं कि जिंदगी मुश्किल होती है आसान, कि पैसा ज्यादा है या कम। हम सिर्फ 2 लोगों को देखते हैं जिन्हें सब कुछ पता होता है, पेरेंट्स। पेरेंट्स हमारे सबसे पहले गुरु होते हैं और वो हमारा कुछ बुरा नहीं चाहते, लेकिन हमारे लिमिटिंग बिलीफ्स हमारे बचपन से ही आते हैं। डॉक्टर जेनिस, जो एमोरी यूनिवर्सिटी के साइकोथेरेपी प्रोग्राम की डायरेक्टर हैं, वो कहती हैं कि हमें अपने अंदर के क्रिटिक के साथ फेस टू फेस आना चाहिए। आपके दिमाग में जो आवाज है वो जो आपको जज करती है, डाउट करती है और हमेशा कहती है कि आप अच्छे नहीं हैं। जेनिस कहती हैं, इनर क्रिटिक हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। वो आपको रोकता है, लिमिट करता है और आपको आपकी मनचाही जिंदगी जीने नहीं देता। वो आपको नेगेटिव चीजें कहता है, आप कितने इडियट हो, आपको कभी सक्सेस नहीं मिलेगी। रीफ्रेमिंग लिमिटिंग बिलीफ्स। लिमिटिंग बिलीफ्स और लिमिटलेस माइंडसेट में ऐसा फर्क है जैसा कि थर्मोमीटर और थर्मोस्टेट में होता है। थर्मोमीटर का सिर्फ एक ही काम होता है, एनवायरनमेंट के प्रति रिएक्ट करना। वो बस टेम्परेचर रीड करता है। ये बिल्कुल वैसा है जिस तरीके से लोग लिमिटिंग बिलीफ्स पर रिएक्ट करते हैं। वो अपने रिस्ट्रिक्शन को पढ़ते हैं और अपनी लाइफ को एक लिमिटेड तरीके से जीते हैं। दूसरी तरफ एक थर्मोस्टेट एनवायरनमेंट को नापता है और एनवायरनमेंट को अपने प्रति रिएक्ट कराता है। अगर थर्मोस्टेट देखता है कि रूम ज्यादा ठंडा या ज्यादा गर्म है तो वो एनवायरनमेंट को अपने सेट किए गए टेम्परेचर पर फिट कर देता है। बिल्कुल ऐसे ही आप थर्मोस्टेट जैसे उन लिमिटिंग बिलीफ्स को रिजेक्ट करो और एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाओ जो आपके गोल के साथ अलाइन करता है। तो आप लिमिटिंग बिलीफ्स को कैसे कम करते हैं और एक सुपर हीरो माइंडसेट बनाते हैं, उसके लिए यहाँ पर 3 कीज हैं। की 1, नेम योर लिमिटिंग बिलीफ्स। जब भी आप अपने आप को ऐसी बातें कहते हैं तो ध्यान से सुनो। मैं ये नहीं कर सकता, मैं नहीं। आप अपने आप को ऐसे मैसेज भेज रहे हो जो आपकी लाइफ के प्रति थिंकिंग को अफेक्ट कर रहा है। की 2, गेट टू द फैक्ट्स। लिमिटिंग बिलीफ्स की जो सबसे खराब बात है वो है कि ज्यादातर वो गलत होते हैं। क्या आप सच में पब्लिक स्पीकिंग में बुरे हैं? क्या आप सच में एक ग्रुप को लीड करने में बुरे हैं? इन सब का क्या एविडेंस है? की 3, क्रिएट अ न्यू बिलीफ। अब जब आपने लिमिटिंग बिलीफ्स को एक नाम दे दिया है और अच्छे से उन बिलीफ्स की रियलिटी देख ली है तो अब ये टाइम है सबसे जरूरी स्टेप लेने का, और वो है एक नया बिलीफ बनाना। जो आप नया बिलीफ बनाओगे वो फैक्ट से सपोर्टेड होना चाहिए और आपको एक हेल्दी माइंडसेट देना चाहिए। एक नया बिलीफ सिस्टम और एक हेल्दी माइंडसेट बनाने का एक सबसे अच्छा तरीका है दुनिया की मोस्ट अमेजिंग बुक से सीखना।
मैं खुद सालों से किताबें पढ़ रहा हूँ, लेकिन इससे पहले कि मैं इन किताब को पढ़ना शुरू करूँ, मैं हमेशा किताबों के छोटे वर्जन को पढ़ने की कोशिश करता हूँ, और उसके लिए शॉर्ट फॉर्म सालों से मेरा बेहतरीन सपोर्ट सिस्टम है। शॉर्ट फॉर्म सुपर पावर्ड बुक की समरीज देता है, और ये इन बुक से आइडिया समझने का सबसे बेस्ट तरीका है जिन्हें मैं हमेशा पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पर सेल्फ इम्प्रूवमेंट, बायोग्राफी, एजुकेशन, प्रोडक्टिविटी और साइकोलॉजी से रिलेटेड बहुत सी किताबें हैं। ये सब किताबें बुक्स के की पॉइंट्स के साथ बहुत ही डिटेल में अवेलेबल हैं। जो भी हम इन बुक से सीखते हैं उन आइडियाज को अप्लाई करने में हेल्प करने के लिए यहाँ पर बहुत इंटरेक्टिव एक्सरसाइजेस भी हैं, इसलिए हम उन्हें इतनी आसानी से नहीं भूलते जैसे हम अक्सर किताबें पढ़ते वक्त भूल जाते हैं। 10 मिनट के ओवरव्यू के लिए हम फर्स्ट पेज की समरी देख सकते हैं और उसके बाद फुल डिटेल में जाकर उसे पढ़ सकते हैं। मैंने जिन भी नई किताबों के बारे में सुना है उन्हें देखने के लिए मैं हर रोज सुबह लगभग 20 से 30 मिनट शॉर्ट फॉर्म पढ़ने में बिताता हूँ। मैं अपनी ऑल टाइम फेवरेट बुक को पढ़ने के लिए भी शॉर्ट फॉर्म का यूज करता हूँ, जैसे कि द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। मैं अपनी फेवरेट किताबों में से एक द साइंस ऑफ गेटिंग रिच पर वापस से गया और वो सब वापस से सीखा जो मैं भूल गया था। एक्चुअली इस वीडियो को बनाने के लिए भी मैंने शॉर्ट फॉर्म की हेल्प ली है। अगर आपके पास टाइम की कमी है तो बुक के की आइडियाज को देखने के लिए शॉर्ट फॉर्म का यूज किया जा सकता है और तय करें कि क्या आप उस बुक को पूरा पढ़ना चाहेंगे। उन नई बुक्स को ढूंढें जिनके बारे में आपने सुना है और जिनके बारे में आप हमेशा से एक्साइटेड रहे हैं। जो बुक्स आप पहले से ही पढ़ चुके हैं उनके की पॉइंट्स को याद करने के लिए शॉर्ट फॉर्म का यूज करें। और सबसे अच्छी बात यह है कि बुक समरीज इंग्लिश में होने की वजह से इससे हमारी इंग्लिश लैंग्वेज की ग्रिप भी बढ़ सकती है। 100% विद इंस्टीट्यूशन। ऐसे ही एक्सपीरियंस के लिए आप शॉर्ट फॉर्म पर जा सकते हैं और आपको मिलेगा डिस्काउंटेड एनुअल सब्सक्रिप्शन के साथ 5 डेज का फ्री ट्रायल। इसका मतलब पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। फ्री ट्रायल के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। द 7 लाइज ऑफ लर्निंग। आपसे हमेशा झूठ बोला गया है। कभी कभी तो आपने अपने आप को झूठ बोला है। ये जो आपके दिमाग में झूठ है वो आपको ऐसे डायरेक्शन में ले जाएंगे जिसमें आप जाना नहीं चाहते। लाई नंबर 1, इंटेलिजेंस फिक्स्ड है। कैरल ड्वेक, जो कि माइंडसेट बुक के ऑथर हैं, वो फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट के बीच डिफरेंस बताते हैं। फिक्स माइंडसेट में स्टूडेंट को लगता है कि उनकी बेसिक एबिलिटीज, उनकी इंटेलिजेंस और उनके टैलेंट्स फिक्स्ड रेट्स हैं। उनके पास ये कुछ ही अमाउंट में है और इसके बाद वो हमेशा स्मार्ट दिखना चाहते हैं। एक ग्रोथ माइंडसेट में स्टूडेंट ये समझते हैं कि उनके टैलेंट्स और एबिलिटीज मेहनत से और अच्छी टीचिंग से डेवलप की जा सकती है। वो ये नहीं समझते हैं कि सब लोग एक जैसे हैं या सब आइंस्टाइन बन सकते हैं, लेकिन वो ये बिलीव करते हैं कि वो उस पर काम करके स्मार्ट बन सकते हैं। आपकी इंटेलिजेंस आपकी ग्रोथ माइंडसेट की एबिलिटी को बनाने के ऊपर डिपेंड है। अपने एटीट्यूड को देखना शुरू करो। आप जिस तरीके से बात करते हो उसे सुनो। ज्यादातर फिक्स माइंडसेट आपकी लैंग्वेज में ही दिख जाता है। तो नया बिलीफ ये है कि इंटेलिजेंस फ्लूइड है। लाई नंबर 2, हम अपने ब्रेन को सिर्फ 10% ही यूज करते हैं। हम सब ने ये मिथ सुना है। किसी ने इसे क्लासरूम में सुना है या तो किसी ने एक दोस्त से। ये मिथ सच नहीं है। ब्रेन स्कैन से पता चला है कि जब भी कोई एक्टिविटी चल रही होती है उस वक्त सारे ब्रेन एरियाज एक्टिव रहते हैं। यहाँ तक कि जब हम सो रहे होते हैं तभी सारे ब्रेन के पार्ट्स एक्टिविटी शो करते हैं। और दूसरा एविडेंस है कि हमारा ब्रेन एनर्जी हॉक है। वो सिर्फ 2% वेट लेता है लेकिन 20% एनर्जी कंज्यूम करता है। ये हर एक ऑर्गन से ज्यादा है। जिस ऑर्गन का हम 10% ही यूज कर रही हूँ उसके लिए हमें इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए। यहाँ नया बिलीफ ये है, मैं अपने पूरे ब्रेन का बेस्ट वे में यूज करना सीख रहा हूँ। लाई नंबर 3, मिस्टेक्स का मतलब है फेल होना। मिस्टेक्स का मतलब फेलियर नहीं है। गलतियाँ एक साइन है कि आप कुछ नया ट्राई कर रहे हैं। आप ये सोच सकते हैं कि आपको परफेक्ट बनना है, लेकिन लाइफ में आपको किसी और से नहीं बल्कि अपने आप से कंपेयर करना चाहिए। जब आप अपनी गलतियों से सीखते हो तो उनके अंदर वो पावर होती है जो आपको कल से बेहतर बना सकती है। तो यहाँ नया बिलीफ ये है, फेलियर जैसी कोई चीज नहीं है, बस फेलियर से सीखना है। लाई नंबर 4, नॉलेज ही पावर है। नॉलेज पावर नहीं है, उसके अंदर बस पावर बनने का पोटेंशियल है। सारे बुक्स, पॉडकास्ट, सेमिनार्स, ऑनलाइन प्रोग्राम्स, हमारा चैनल, ये सब तब तक काम नहीं करेंगे जब तक आप उस नॉलेज से कुछ एक्शन नहीं लेंगे। यहाँ नया बिलीफ ये है, नॉलेज को जब एक्शन के साथ मिलाया जाता है तब वो पावर बनती है। लाई नंबर 5, सच तो ये है कि नई चीजें सीखना हमेशा आसान नहीं होगा, लेकिन वो एफर्ट आपको फायदा देगा। लर्निंग तो हमेशा थोड़ी अनकंफर्टेबल ही होनी चाहिए, वरना आप वही चीजें करते रहेंगे जो आपको पता है। यहाँ नया बिलीफ ये है, जब आप सीखने का नया तरीका सीख लेते हैं तब वो चैलेंज एक खेल जैसा और मजेदार हो जाता है। लाइन नंबर 6, दूसरे लोगों का क्रिटिसिज्म इम्पोर्टेंट है। आप जो लाइफ चाहते हैं उसे बनाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन आपको पता है कि सबसे ज्यादा मुश्किल क्या है? रिग्रेट। एक दिन हम सब अपनी आखिरी सांस लेंगे और दूसरे लोगों के ओपिनियंस कुछ मायने नहीं रखेंगे। मैटर तो ये करेगा कि आप कैसे जिए। आप कुछ भी करो लेकिन लोग आप पर डाउट करेंगे, आपको क्रिटिसाइज करेंगे। यहाँ नया बिलीफ ये है, मुझे रिस्पेक्ट देना, प्यार करना, ये तुम्हारा काम नहीं है, ये मेरा काम है। लाइन नंबर 7, जीनियस पैदा होते हैं। टैलेंट कोड बुक में ऑथर डैनियल कोयल कहते हैं, ग्रेटनेस पैदा नहीं होती, वो बनाई जाती है। डीप प्रैक्टिस से और मास्टर कोचिंग से हर कोई ऐसा टैलेंट डेवलप कर सकता है जो दूसरों को जीनियस जैसा लगे। यहाँ नया बिलीफ ये है, जीनियस पैदा नहीं होते, वो डीप प्रैक्टिस से बनाए जाते हैं। लिमिटलेस मोटिवेशन। जिन लोगों को अपना पर्पस पता है वो ये जानते हैं कि वो कौन है और वो क्यों है। पैशन और पर्पस को एक जैसा समझा जाता है, लेकिन ये दोनों एक जैसे नहीं है, बल्कि एक की वजह से दूसरा है। अपने पैशन को ढूंढने का मतलब एक सही करियर पाथ चुनना नहीं होता।
इसका मतलब होता है चीज को एक्सपेरिमेंट करना और देखना कि आपको किस चीज से खुशी मिलती है। पैशन तब आता है जब हम अपने असली सेल्फ को फिर से डिस्कवर करते हैं। अगर इसे सम अप करके कहा जाए तो पैशन का मतलब है जो आपको अंदर से रोशनी देता है, और पर्पस का मतलब होता है कि आप दूसरे लोगों से किस तरीके से रिलेट करते हो। पर्पस का मतलब है कि आप यहाँ दुनिया के साथ कुछ शेयर करने आए हो। जब हम इसके अंदर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हम सब में एक ही पैशन है, और वो है दूसरे लोगों को हमारे पैशन से मदद करना। लाइफ में सबसे बड़ा टास्क है अपनी स्किल्स और नॉलेज को शेयर करना। फाइंडिंग योर रीजंस। अगर आपको सीखने का मोटिवेशन ढूंढने में दिक्कत हो रही है तो शायद इसका मतलब ये हो सकता है कि आपने उस काम के वाई को नहीं ढूंढा है कि आपको वो काम क्यों करना है। अपने पैशन को और अपनी वैल्यूज को कंसीडर करो। आपके रीजंस पक्के होने चाहिए, जैसे कि मैं इंडियन हिस्ट्री सीखना चाहता हूँ जिससे मैं अपने बच्चों की स्कूल में मदद कर सकूँ, या मैं रिसर्च करना चाहता हूँ जिससे मैं अपने बिजनेस प्लान को पूरा करके अपनी कंपनी के लिए इन्वेस्टर ढूंढ सकूँ। इस वीडियो को पॉज करो और अपने लिए 3 रीजंस लिखो। स्मॉल सिंपल स्टेप्स। अगर आप किसी चीज को एक रेगुलरिटी के साथ नहीं कर पा रहे हैं तो चांसेस है कि आप उसके बारे में गिल्टी फील करते हैं। जब आप उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं तब गिल्टी फील करना आपके लिए हेल्पफुल ही पेनफुल होगा। अपनी प्रोग्रेस ना होने की वजह से गिल्टी फील होना आपके लिए प्रोक्रेस्टिनेशन छोड़ना और मुश्किल कर देगा। एक चीज जो आपके बिहेवियर को बदल सकती है वह थोड़ी थोड़ी प्रोग्रेस करना। ये देखकर आप परेशान हो चुके हैं कि आपको इकोनॉमिक्स क्लास के लिए कितना कुछ पढ़ना है। अपने लिए एक गोल सेट करो कि आप पहला चैप्टर पढ़ोगे। आप नोटिस करेंगे कि आपने जब ये काम किया आपने कुछ अचीव किया। इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर उतना भी मुश्किल नहीं था जितना वो दूर से लग रहा था, और जब आपने किताब खोल ही रखी है तो आप कुछ और चैप्टर्स भी हैंडल कर सकते हैं। एक काम जिसे आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे थे उसे छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक करने से रास्ता क्लियर हो जाता है। गेटिंग इन दी हैबिट। लंदन यूनिवर्सिटी कॉलेज ने एक स्टडी कंडक्ट की और उससे ये पता चला कि नए बिहेवियर को हैबिट बनाने में एवरेज 66 डेज लगते हैं। ये भी अज्यूम किया गया कि एक हैबिट को ब्रेक करने का मतलब उसे खत्म करना नहीं है, बल्कि किसी अच्छी हैबिट से रिप्लेस करना है। फ्लो। मैं श्योर हूँ कि काफी बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आप जिस चीज को कर रहे थे उसमें पूरे खो गए और आपको आसपास का सब कुछ दिखना बंद हो गया, और जो अभी आपने किया था वो करना आपको सबसे ज्यादा नेचुरल चीज लग रही थी। इस एक्सपीरियंस को फ्लो कहते हैं। अपनी ग्राउंड ब्रेकिंग बुक फ्लो द साइकोलॉजी ऑफ ऑप्टिमल एक्सपीरियंस में साइकोलॉजिस्ट मिहाली फ्लो को कुछ इस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं। वो एक ऐसी स्टेट में है जिसमें लोग अपनी एक्टिविटी में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि बाकी चीजें उनके लिए मैटर ही नहीं करती। वो एक्सपीरियंस ही इतना ज्यादा एंजॉयबल होता है कि लोग उसे बड़ी कीमत पर भी करने को तैयार होते हैं। डॉक्टर मिहाली फ्लो को 8 कैरेक्टरिस्टिक्स में डिस्क्राइब करते हैं। एब्सोल्यूट कंसंट्रेशन, अपने गोल पर पूरा फोकस, एक सेंस कि टाइम या तो तेज हो गया है या धीरे हो गया है, उस एक्सपीरियंस एक रिवॉर्ड की फीलिंग, एफर्टलेसनेस की एक सेंस, एक्सपीरियंस चैलेंजिंग है लेकिन उतना भी नहीं। आपके एक्शन ऐसे लग रहे थे कि अपने आप हो रहे हैं। आप जिस भी काम को कर रहे थे उससे आपको कंफर्ट फील हो रहा था। फाइंडिंग फ्लो। अगर आप लिमिटलेस होना चाहते हैं तो आपको जितना हो सके उतना ज्यादा फ्लो स्टेट में जाना चाहिए। तो आप इसे कैसे कर सकते हैं? इसके 5 तरीके हैं। डिस्ट्रैक्शन को हटा दें। अगर आप अपने आप को फ्लो स्टेट में पाना चाहते हैं तो डिस्ट्रैक्शन को हटाना सबसे ज्यादा जरूरी है। जब आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं तब आपको अपने ओरिजिनल काम में आने में 20 मिनट लगते हैं। तो सब चीजों को साइड में रखिए और जिस भी चीज को आप कर रहे हैं उस पर पूरा फोकस कीजिए। अपने आप को वक्त दीजिए। ये पक्का कर लीजिए कि आपने फ्लो के लिए एक टाइम को ब्लॉक कर रखा है। ये बिलीव किया जाता है कि जब कंडीशंस ठीक होती हैं तब फ्लो को अचीव करने में 15 मिनट लगते हैं, और स्टार्टिंग के 45 मिनट आप पीक को हिट नहीं करते। आधा घंटा या 45 मिनट निकलने से आप ज्यादा अकम्प्लिश नहीं कर पाओगे। कम से कम 90 मिनट और आइडियली 2 घंटे फ्लो के लिए साइड में रखो। कुछ ऐसा करो जो आपको पसंद हो। जब हम फ्लो के बारे में सोचते हैं तब हम उन लोगों के बारे में सोचने लगते हैं जो कि एक्सट्रीमली हाई लेवल अचीव करते हैं। एक एथलीट जो अपना गेम परफेक्ट कर रहा है, या एक म्यूजिशियन जो कि परफेक्ट गिटार सोलो को क्राफ्ट कर रही है। इन सब में ये कॉमन है कि सारे लोग वो काम कर रहे हैं जो इनके लिए सबसे ज्यादा मैटर करते हैं। जिन लोगों से फ्लो के बारे में सालों से बात कर रहे हैं और उन्होंने किसी से भी ये नहीं सुना कि वो ऐसा काम करके फ्लो स्टेट में चले गए जो सिर्फ वो टाइम पास के लिए कर रहे थे। क्लियर गोल्स का होना। एक चीज जो सबसे एफिशिएंट फ्लो को रोकती है वो है लैक ऑफ क्लैरिटी। अगर आपको पता नहीं है कि आप क्या अकम्प्लिश करना चाहते हैं तो आप फ्लो स्टेट में एंटर नहीं कर पाएंगे। तो जब आपने फ्लो के लिए टाइम निकाल लिया है तब अपने आप को एक क्लियर पर्पस दो कि आप उस टाइम को कैसे यूज करने वाले हो। अगर आपने एक मिशन सेट कर लिया है और आप उस मिशन को अचीव करने के लिए एक्साइटेड भी हो तब आप अपने आप को उस मिशन में डीपली खोया हुआ पाओगे। खुद को थोड़ा चैलेंज करो। जब जिन लोगों से फ्लो के बारे में बात करते हैं कि ज्यादातर लोग फ्लो तब अचीव करते हैं जब वो ऐसा काम करते हैं जिसमें थोड़ा सा चैलेंज हो। लॉजिक बिल्कुल क्लियर है। अगर आप कोई ऐसा काम करोगे जिसे आप अपने दोनों हाथ बांध कर भी कर सकते हो तब आप बहुत जल्दी बोर हो जाओगे और बोर्डम और फ्लो साथ साथ नहीं चलते। और वहीं दूसरी तरफ अगर आप कोई ऐसा काम करोगे जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है तब आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे और फ्रस्ट्रेशन की वजह से फ्लो नहीं आ पाएगा। लेकिन अगर आप कोई ऐसा काम करोगे जो आपको बहुत अच्छा लगता है और जिसे करने में थोड़ा चैलेंज भी है तब ये चैलेंज टास्क को एक्साइटिंग रखेगा और आप डीपली एंगेज हो पाएंगे। फ्लो के एनिमीज को जीतना।
अपने आप को इस तरीके से ट्रेन करना जैसे आप रेगुलरली या इवन एक दिन में कई बार फ्लो स्टेट अचीव कर सको। इससे आप एक सुपर हीरो की तरह परफॉर्म करने लगोगे। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि सुपर हीरोज हमेशा ही सुपर विलेन द्वारा चैलेंज किए जाते हैं, तो यहाँ पर 2 सुपर विलेंस हैं जिन्हें आपको साइड में रखना होगा अगर आप फ्लो स्टेट में आगे बढ़ना चाहते हैं। मल्टीटास्किंग। एक मास्टर मल्टीटास्कर होने का मतलब लिमिटलेस नहीं है। इनफैक्ट रिसर्च ने बार बार ये शो किया है कि जो लोग मल्टीटास्क करते हैं वो उन लोगों से कम प्रोडक्टिव होते हैं जो कि एक टाइम पर एक ही टास्क पर फोकस करते हैं। आप कभी भी फ्लो स्टेट में नहीं जाओगे जब तक आप काम के साथ साथ सोशल मीडिया भी चेक कर रहे हो, कलीग से बातें भी कर रहे हो, अपने फ्रेंड को एक नोट भेज रहे हो। बाकी सारी चीज़ों के स्केड्यूल को क्लियर करो और फ्लो स्टेट में जाओ। फियर ऑफ फेलियर। परफेक्शनिज्म क्रिएटिविटी और इनोवेशन दोनों को कम करता है। अगर आप एक टास्क में इस बिलीव के साथ एंटर करते हैं कि आपको इस टास्क को परफेक्टली करना चाहिए और फेलियर बहुत बुरा होगा, तब आपका सारा फोकस फेल ना होने पर होगा और आप उस स्टेट में पहुंच ही नहीं पाओगे जिसमें आप आगे बढ़ सको। इस विलेन को बीट करने के लिए अपने आप को कन्विंस करो कि लैक ऑफ परफेक्शन सिर्फ ओके नहीं है, बल्कि ये इस चीज का भी क्लियर साइन है कि आप अपने काम को इस तरीके से पुश कर रहे हो जिस तरीके से आपको करना चाहिए। लिमिटलेस मेथड्स। फोकस। क्या आपको याद है जब आप बच्चे थे और बाहर धूप में एक मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर गए थे? कितना अच्छा था जब ग्लास को पत्ते पर रखा, उसके ऊपर एक ब्राइट स्पॉट आ गया और पत्ता जल गया। आपने तब सन की इंटेंसिटी को एक बड़े लेवल पर पत्ते पर फोकस किया। अगर मैग्नीफाइंग ग्लास वाली बात पर जाएं, तो हम ये नहीं कह रहे कि ये इंसान दूसरे लोगों से ज्यादा इंटेलिजेंट है, बल्कि हम ये कह रहे हैं कि वो ज्यादा फोकस्ड है। नंदापनी, जो कि हिंदू प्रीस्ट और एंटरप्रेन्योर हैं, वो कहते हैं कि कंसंट्रेशन एक मसल जैसा है जिससे आप जितनी ज्यादा एक्सरसाइज करते हो वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। वो कहते हैं कंसंट्रेशन एक ऐसी चीज है जिसे आप सीख सकते हैं और प्रैक्टिस करके बेटर हो सकते हैं। वो कंसंट्रेशन को एक एबिलिटी की तरह डिफाइन करते हैं जिसमें वो एक चीज पर अपना अवेयरनेस एक एक्सटेंडेड टाइम के लिए रखते हैं। वो ये भी कहते हैं जब भी मेरा कंसंट्रेशन गिरता है तो मैं अपनी विल पावर का यूज करके अपनी अवेयरनेस को वापस ले आता हूँ। एक समय पर एक चीज करने से आपकी कंसंट्रेशन मसल स्ट्रांग हो जाएगी और आपका फोकस लिमिटलेस लेवल पर पहुंच जाएगा। हमारे पास अटेंड करने के लिए मीटिंग्स हैं, ईमेल्स और टेक्स्ट का जवाब देना है, सोशल मीडिया पर स्टेटस अपडेट करना है और कई प्रोजेक्ट्स पर काम करना है। और ठीक इसी वजह से अपने मन को शांत करने के तरीके ढूंढना ये पहले से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हो सकता है आपको इसका एहसास ना हो, लेकिन किसी भी दिन आपको जो भी इनपुट मिल रहा है वो आपके ज्यादा स्ट्रेस का कारण बन रहा है। मेडिटेशन, योगा जैसे टूल्स आपके बिजी दिमाग को शांत करने में बहुत मदद करते हैं। लेकिन अगर आप दिन के बीच में हैं और कुछ मिनट से ज्यादा नहीं दे सकते हैं, तो उसके लिए हमने यहाँ पर कुछ टिप्स दी हैं जिससे आप अपने दिमाग को शांत कर पाएंगे। ब्रीथ। यहाँ पर एक 478 मेथड है जो कि कुछ इस तरीके से काम करता है। एक आवाज निकालते हुए अपने मुंह से पूरा एक्सहेल करें, यानी कि सांस को बाहर निकालें। मन में 4 तक गिनते हुए अपने मुंह को बंद करें और अपनी नाक से इनहेल करो, यानी कि सांस को अंदर लो। अपनी सांस को 7 के काउंट तक रोको। एक आवाज निकालते हुए 8 की गिनती तक अपने मुंह से पूरा एक्सहेल करो। इस पूरे प्रोसेस को 4 बार रिपीट करो। स्केड्यूल टाइम फॉर डिस्ट्रैक्शंस। आपके लिए फोकस करते समय अपने फोन को बंद करना एक चैलेंज हो सकता है, लेकिन अगर आप अपने आप को कन्विंस कर लें तो ये एक आसान चीज है। मुश्किल है अपने काम के समय डिस्ट्रैक्शन के प्रति चिंता को अवॉइड करना, तो उन डिस्ट्रैक्शन के लिए एक स्पेसिफिक टाइम शेड्यूल कर दो। स्टडी। हाउ टू स्टडी बेटर। हम में से काफी सारे लोग अपनी पढ़ाई की क्षमता में इतने पीछे क्यों हैं? चैलेंज ये है कि हम जो टेक्निक्स यूज करते हैं वो पुरानी है और इफेक्टिव नहीं है। तो इसलिए हमने यहाँ पर 4 सिंपल हैबिट्स दी हैं जो आपकी स्टडीज को अनलिमिट कर देंगी। हैबिट नंबर 1, एम्प्लॉय एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप स्टडी किए गए मटेरियल को तुरंत रिव्यू करते हो और उसे चेक करते हो कि आपको कितना याद है। एक्टिव रिकॉल करने के लिए आप ये करो, जो भी मटेरियल आप पढ़ रहे हो उसे रिव्यू करो, फिर बुक बंद करो और आपको जो भी याद है उसे पेपर पे लिख लो या मुंह से बोलो। फिर मटेरियल पर देखो और देखो कि आपको कितना याद है। हैबिट नंबर 2, मैनेज द स्टेट यू आर इन। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका दिन बहुत बुरा था और आपसे कहा जाए कि आप टेस्ट दो, तब शायद आप अपनी बेस्ट एबिलिटीज पर परफॉर्म ना कर पाएं। और दूसरी तरफ, अगर आप बहुत अच्छा फील कर रहे हैं और बिल्कुल सेम अपॉर्चुनिटी आती है, तब आप पक्का अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस करोगे। आपका स्टेट जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा उतने ज्यादा रिजल्ट्स आप प्रोड्यूस करेंगे। स्टडी के साथ बिल्कुल ऐसा ही है। आपका पोस्चर आपके माइंड के स्टेट को कंट्रोल करता है। इस तरीके से बैठो कि आप एक लाइफ चेंजिंग इन्फॉर्मेशन सीखने जा रहे हैं। हैबिट नंबर 3, यूज टू सेंस ऑफ स्मेल। हमारी ओल्फैक्टरी बल्ब का उन 2 ब्रेन एरियाज के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है जो कि इमोशंस और मेमोरी से रिलेटेड है। इससे पता चलता है कि स्मेल काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अंडर यूज मेमोरी टूल है। जब आप एक बड़े टेस्ट के लिए पढ़ रहे हो, तब अपनी हथेली पर एक पर्टिकुलर ऑयल लगा लो। वही सेम चीज टेस्ट देते समय करो। ये चीज आप एक बड़ी मीटिंग की तैयारी या किसी भी चीज की तैयारी के समय कर सकते हैं। हैबिट नंबर 4, लिसन विद योर होल ब्रेन। एक जो सबसे बड़ा रीजन है कि हम लोग सही से नहीं सुनते हैं, वो ये है कि हम इस एक्सरसाइज पर अपनी पूरी ब्रेन पावर नहीं लगाते।
कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी के द्वारा एक स्टडी कंडक्ट की गई और उससे ये पता चला कि हमारे ब्रेन के पास 400 वर्ड पर मिनट डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी है, लेकिन एक न्यूयॉर्क सिटी का स्पीकर भी 125 पर मिनट के आसपास बोलता है। इसका मतलब जब आप किसी को सुन रहे हो, आपका 3/4 ब्रेन कुछ और कर रहा है। इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए हमने यहाँ पर एक टूल दिया है जो कि आपको अपने पूरे दिमाग से सुनने में मदद करेगा। बस ये एक्रोनिम याद रखो, हियर। एच का मतलब है हॉल्ट। हम हमेशा जब किसी को बोलते हुए सुनते हैं तब कुछ ना कुछ बैकग्राउंड में चल ही रहा होता है। शायद रूम में म्यूजिक चल रहा हो या टीवी चल रहा हो। इन चीज़ों को हटाने के लिए सब कुछ करो और जिसके साथ भी आप बात कर रहे हो पूरे प्रेजेंट हो जाओ। ये बात याद रखो कि लिसनिंग के अंदर सिर्फ बोलने वाले के ही शब्द नहीं आते, बल्कि वोकल इन्फ्लेक्शन, बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशन भी आते हैं। आप इन सबको तभी अब्सॉर्ब कर पाओगे जब आप सब कुछ बैकग्राउंड से हटा दोगे। ई का मतलब एम्पैथी। अगर आप अपने आप को स्पीकर की जगह इमेजिन करें तब शायद आप उस लिसनिंग एक्सपीरियंस से ज़्यादा सीख पाएंगे। ए का मतलब एंटिसिपेट। लिसनिंग एक्सपीरियंस में एक एंटिसिपेशन की तरह एंगेज हो जाओ। ये याद रखो कि लर्निंग स्टेट डिपेंडेंट है और जो आप इस स्पीकर से सीखोगे वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी बन जाएगा। आर का मतलब रिव्यू। अगर आपको कभी स्पीकर के साथ डायरेक्टली बात करने की अपॉर्चुनिटी मिले तो करो। उनसे सवाल पूछो या उन्हें कोई पॉइंट रिपीट करने के लिए कहो और फिर उसे अपने दिमाग में बोलो और इमेजिन करो कि आप किसी और को वो चीज़ समझा रहे हो। थैंक यू दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आई होप आप इस किताब के सभी लेसन को अपनी लाइफ में अपनाकर अपनी लाइफ को और भी बेहतर तरीके से जी पाएंगे। आप इस बुक को ऑर्डर करके और भी डिटेल में पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ आप शॉर्ट फॉर्म का 5 दिन का फ्री ट्रायल लेना ना भूलें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।